नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तराखंड बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, जहां केदारनाथ धाम के कपाट शुभ मुहूर्त के अनुसार शुक्रवार की सुबह 6:25 पर खोल दिए गए हैं। अब 6 महीने तक बाबा के भक्त धाम में ही आराध्य कर पूजा और दर्शन कर सकेंगे। बाबा के मंदिर को 10 क्विंटल फूलों से सजाया गया और इस दौरान बृहस्पतिवार को भगवान केदारनाथ की पंचमुखी डोली भक्तों के जयकारों के बीच अपने धाम पहुंची है। विधि विधान के साथ बाबा की डोली को मंदिर के पास ही विराजमान किया गया, साथ ही अन्य धार्मिक परंपराओं का निर्वहन भी किया गया है। इस दौरान जैसे कि कहा जा रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से पहली पूजा की गई, तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूजा अर्चना के बाद बाबा केदार का आशीर्वाद लिया है। तड़के ही बाबा केदार की उत्सव डोली को मुख्य पुजारी द्वारा भोग लगाया गया, जिसके बाद नित्य पूजाएं की गई। इसके बाद ही डोली को सजाया गया और केदारनाथ रावल भीमाशंकर लिंग वेद पाठियों, पुजारियों और हकुधारियों की मौजूदगी में कपाट पर वैदिक परंपराओं के अनुसार मंत्रोच्चारण किया गया। साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान 6:25 पर कपाट खोल दिए गए। इस दौरान डोली ने मंदिर में प्रवेश किया। बाबा केदार की जय उद्घोष के साथ आज शुक्रवार की सुबह ही लग्न में प्रातः 6:25 पर श्री केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए हैं। इस अवसर पर मंदिर को भव्य रूप से 10 क्विंटल फूलों के साथ सजाया गया। साथ ही सेना ने मराठा रेजिमेंट के बैंड की भक्तिमय धुनों के साथ देश और विदेश से आए 15,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने कपाट खुलने के बाद वहां पर पूजा अर्चना की है। साथ ही आपको बता दें कि जिलाधिकारी के अनुसार और श्रद्धालुओं की पहुंचने की संभावना भी जताई जा रही है। इसी के चलते रिकॉर्ड टूटने की संभावना है। आज सुबह से ही 4:30 बजे से श्री बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर समिति के कपाट उद्घाटन की तैयारी शुरू कर दी गई थी और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कपाट खोलने के साक्षी बने। साथ ही श्री केदारनाथ और केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय समेत धाम के रावल भीमाशंकर लिंग, केदारनाथ धाम के पुजारी और टी गंगाधर लिंग, आयुक्त गढ़वाल सुशील कुमार, जिलाधिकारी मयूर दीक्षित समेत मंदिर समिति मुख्य कार्यधारी बीडी सिंह, वेद पाठी आचार्य गणों ने मंदिर में पूरब द्वार से मंदिर के सभा मंडप में प्रवेश किया। और उत्तराखंड में चारधाम की यात्रा के बीच टिहरी पुलिस के हत्थे नकली नोट चलाने वाला अंतरराज्यीय गिरोह गिरफ्तार हुआ है। ये गिरोह चारधाम यात्रा के बीच जाली नोट चलाने की कोशिश कर रहा था और पुलिस ने इसके गैंग के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हैरानी की बात यह है कि इन आरोपियों में से एक दिल्ली पुलिस का सिपाही भी शामिल है। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई अब शुरू कर दी है। दरअसल ये मामला देवप्रयाग थाना क्षेत्र का है, जब टिहरी पुलिस चारधाम यात्रा के चलते वाहनों का चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान पुलिस ने हरियाणा नंबर की एक गाड़ी को रोकने की कोशिश की। इस गाड़ी में 4 लोग सवार बताए जा रहे थे, लेकिन पुलिस को देखते ही गाड़ी के ड्राइवर ने भागने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने गाड़ी को जबरन रोका। इस पर गाड़ी में बैठे लोगों की चेकिंग की गई तो इनके पास से जाली नोट बरामद हुए हैं। इन चारों ही आरोपियों में से एक दिल्ली पुलिस का सिपाही बताया जा रहा है। आपको बता दें कि चारधाम यात्रा में नकली नोटों का जाल फैलाने की कोशिश करने वाले ये चारों आरोपी हरियाणा के रहने वाले हैं। पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। तो वहीं पुलिस इस मामले की जांच में जुट चुकी है। गिरफ्तार आरोपियों से भी इस वक्त पूछताछ की जा रही है। और चारधाम यात्रा के औपचारिक शुभारंभ के दिन पंजीकरण के लिए 4 घंटे से लाइन पर खड़ी 2 महिला यात्री बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी हैं। ये हाल तब था जब प्रदेश के 2 कैबिनेट मंत्री चारधाम यात्रा को हरी झंडी दिखा रहे थे। परिजनों और साथ आए अन्य यात्रियों ने आनन फानन में महिलाओं को आईएसबीटी स्थित स्वास्थ्य विभाग काउंटर पर प्राथमिक उपचार करवाया। इसके बाद एक महिला यात्री को होश आया और वो दूसरी महिला को अस्पताल भेज दिया गया। दरअसल बृहस्पतिवार को ही वित्त और संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और परिवहन मंत्री चंदन रामदास की मौजूदगी में भी यात्रा बस अड्डे पर यात्रियों को अव्यवस्थाओं का शिकार होना पड़ा है। सर्वर डाउन होने के चलते पंजीकरण का काम भी कछुआ की गति से चल रहा था। साथ ही महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले से करीब 60 यात्रियों का दल चारधाम की यात्रा के लिए आया था। इनमें कई महिला यात्री भी शामिल थी और इन यात्री और 8:15 बजे से पंजीकरण कराने के लिए सभी यात्री लाइन पर लगे थे। करीब 11:15 बजे एक महिला यात्री इस दौरान बेहोश होकर गिर पड़ी। लाइन में खड़े कई अन्य यात्रियों ने जैसे तैसे उसे उठाया और उसके बाद उसे आईएसबीटी स्थित स्वास्थ्य विभाग के काउंटर पर उपचार के लिए लाया गया।
इस बीच एक दूसरी महिला भी थी जो बेहोश होकर गिर पड़ी और एक महिला को उपचार के बाद होश आ गया, जबकि दूसरी महिला को परिजन अस्पताल लेकर गए। यात्री चारधाम यात्रा का पंजीकरण करवाने के लिए पहुंचे थे और पंजीकरण में व्यवस्थाओं से अब बेहद नाराज ये यात्री नजर आ रहे हैं। कई यात्रियों ने अधिकारियों और कर्मचारियों के समक्ष गुस्सा भी जाहिर किया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। यहाँ उत्तराखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण, सुधारीकरण और उनके चौड़ीकरण के लिए इस वित्तीय वर्ष में केंद्र सरकार से 2200 करोड़ रुपए मिलेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राज्य के राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए अंतरिम इस दौरान आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए अंतरिम स्वीकृति जारी कर दी गई है। हालांकि मंजूर की गई धनराशि राज्य सरकार की उम्मीद से काफी कम है, लेकिन राष्ट्रीय राजमार्गों पर चल रहे कार्यों को देखते हुए लोक निर्माण विभाग के एनएच विंग ने 7044 करोड़ रुपए की वार्षिक योजना केंद्र सरकार को भेजी थी। विभागीय सूत्रों का यह मानना है कि वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य सरकार के प्रयासों से धनराशि और भी ज्यादा इजाफा हो सकता है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के प्लानिंग जोन के सहायक अधिशासी अभियंता सौरभ शिवहरे ने सभी राज्यों के राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान वित्तीय स्वीकृति के संबंध में कार्यालय आदेश जारी कर दिया है। तो इस बीच शिमला बाईपास स्थित एसबीआई की शाखा के सामने दिन दहाड़े सेना के इंजीनियर से बदमाश ने आंखों में मिर्ची पाउडर झोंककर रुपयों से भरा बैग लूट लिया है। इस बैग में 10 लाख रुपए रखे हुए थे। लोगों को पीछे आता हुआ देख बदमाशों ने नोटों के 6 पैकेट निकाले और बैग फेंक कर भाग निकले। पुलिस ने भी बदमाशों की तलाश में चारों ओर नाकाबंदी कर चेकिंग शुरू कर दी है, लेकिन देर रात तक उसका कुछ पता नहीं चला है। पुलिस ने लूट का मुकदमा भी दर्ज कर लिया है और बदमाशों की तलाश शुरू कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक राधे कृष्ण नैनवाल निवासी हरभजनवाला मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में इंजीनियर है। उनके घर में मरम्मत का काम चल रहा है और बृहस्पतिवार को वो अपने पिता सत्यप्रकाश नैनवाल के साथ शिमला बाईपास स्थित एसबीआई की शाखा 10 से 10 लाख रुपए निकालने आए थे। उन्होंने शाम को करीब 4 बजे चेक से रकम निकाली और बैंक के पास खड़ी अपनी कार में बैठ गए। इस दौरान ही राधे कृष्ण कार की ड्राइविंग सीट पर बैठे थे, जब उनके पिता के साथ वाली सीट पर वो बैठे हुए थे और जैसे ही उन्होंने कार स्टार्ट की, अचानक ड्राइवर वाली साइड से दरवाजे को एक युवक ने खोला और दोनों के चेहरे पर मिर्ची पाउडर डालकर रुपए लेके फरार हो गए। तो वहीं प्रदेश में गरीबों का भोजन डकारने वाले फर्जी और अपात्र राशन कार्ड धारकों पर जल्द ही गाज गिरेगी। फर्जी कार्ड धारकों से अब तक लिए गए राशन की वसूली के साथ ही उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किए जाने की तैयारी है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में वर्तमान में 14 लाख से अधिक अंत्योदय और प्राथमिक परिवार राशन कार्ड धारक हैं। प्रदेश में 1,84,000 से अधिक अंत्योदय और 12,27,000 से अधिक प्राथमिक परिवारों के राशन कार्ड धारक हैं। इनमें बड़ी संख्या में फर्जी और अपात्र राशन कार्ड धारक भी शामिल हैं, जो हर महीने गरीबों को मुफ्त और बहुत कम कीमत पर मिलने वाले राशन का लाभ उठा रहे हैं। तो वहीं इस बीच अब सरकार फर्जी और अपात्र राशन कार्ड धारकों को पहले राशन कार्ड को पूर्ति निरीक्षक कार्यालय में सरेंडर के लिए 10 दिनों का समय देगी और इसी अवधि में अगर राशन कार्ड सरेंडर करने वालों के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन उनका नाम और पता भी गोपनीय रखा जाएगा। लेकिन तय समय के बाद अगर राशन कार्ड धारकों ने सरेंडर नहीं किया और ये सरेंडर ना होने पर राशन की वसूली के साथ ही उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का 3 दिवसीय दौरा यमकेश्वर दौरा परिजनों, ग्रामीणों और क्षेत्रवासियों के लिए यादगार रहा। बृहस्पतिवार को यूपी लौटते हुए योगी आदित्यनाथ ने अपनी मां सावित्री देवी के हाथों दही चीनी खाई और पैर छूकर आशीर्वाद लिया। मां ने भी अपने बेटे को लोक कल्याण के लिए समर्पित होकर काम करने का आशीर्वाद दिया है। जाते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने महायोगी गुरु गोरखनाथ महाविद्यालय पहुंचकर शिक्षकों से मुलाकात भी की और गुरु अवैधनाथ की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। उनके छोटे भाई महेंद्र बिष्ट ने बताया है कि उनका कार्यक्रम भले ही व्यक्तिगत था, लेकिन रात के 10:30 बजे तक उन्हें ग्रामीणों और क्षेत्रवासियों का मिलने का दौर चलता रहा। योगी आदित्यनाथ संन्यास ग्रहण करने के बाद 2 से 3 बार ही अपनी मां का हालचाल जानने के लिए गांव आए थे। इस दौरान यूपी की कमान संभालने के बाद वो पहली बार अपने गांव आए हैं।
और इस बीच लंबी माथापच्ची के बाद आखिरकार कांग्रेस ने चंपावत विधानसभा सीट से अपने प्रत्याशी का चेहरा घोषित कर दिया है। चंपावत सीट से निर्मला गहतोड़ी सीएम पुष्कर सिंह धामी के सामने खड़ी होंगी और 4 मई को उपचुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है। नामांकन पत्र भी लिए जाने लगे थे, लेकिन कांग्रेस किस चेहरे पर उपचुनाव में दांव लगाएगी, इस रहस्य से पर्दा नहीं उठ पाया था। लेकिन आज पार्टी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। चंपावत विधानसभा सीट से उपचुनाव में सीएम धामी के सामने कांग्रेस की महिला प्रत्याशी पर दांव लगाया गया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने संकेत दिए थे कि पार्टी शुक्रवार तक प्रत्याशी का नाम तय कर सकती है और अब चंपावत उपचुनाव के लिए 31 मई का मतदान होना तय है। 4 मई को इसकी अधिसूचना जारी हो गई थी और इसके बाद अब नामांकन की प्रक्रिया आरंभ हुई है। 11 मई को नामांकन की आखिरी तारीख है। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने चंपावत विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को प्रत्याशी घोषित किया। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह ने इस संबंध में जानकारी भी दी है। धामी 9 मई को पर्चा दाखिल करेंगे और इस मौके पर पार्टी के कई दिग्गज भी जुटेंगे। और एक लंबी राहत के बाद एक बार फिर से कोरोना संक्रमण ने देश में वापसी कर ली है। तेजी के साथ एक बार फिर से कोरोना संक्रमण पैर पसारने लगा है। हालांकि इस बार दिल्ली में कोरोना के मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं, पर इस कड़ी में बिहार का नाम भी शामिल हो चुका है, जहां पर कोरोना के 4 नए स्ट्रेन मिले हैं। एक रिपोर्ट देखिए। कोरोना संक्रमण और इसके बदलते वेरिएंट ने दुनिया में कितनी तबाही मचाई है, ये किसी से नहीं छुपा है। पर एक लंबे इंटरवल के बाद कोरोना की वापसी हो गई है। देश में लगातार कोरोना के मामलों में रफ्तार साफ देखी जा सकती है। पर इस बीच अब बिहार में कोरोना के 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 4 नए वेरिएंट मिले हैं। दरअसल आपको बता दें कि ओमिक्रॉन फैमिली के 4 नए स्ट्रेन्स में एक पेरेंट वेरिएंट BA.2.12 है, जो काफी खतरनाक है। इसमें संक्रमण की दर अन्य वेरिएंट से 10 गुना अधिक है। वहीं सिस्टर वेरिएंट भी खतरनाक बताए जा रहे हैं। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि बिहार में ओमिक्रॉन स्ट्रेन के कई नए म्यूटेशन सामने आए हैं, जिस पर स्टडी की जा रही है। तो वहीं कोरोना की तीसरी लहर में बिहार में ओमिक्रॉन के BA.1 और BA.2 अधिक पाए गए थे। जीनोम सीक्वेंसिंग के दौरान ओमिक्रॉन के वेरिएंट की भरमार रही, जिसके बाद उसे कम्युनिटी स्प्रेड मान लिया गया था। इस बार कोरोना की चौथी लहर की आशंका के बीच हो रही जीनोम सीक्वेंसिंग में भी ओमिक्रॉन फैमिली के नए नए स्ट्रेन मिल रहे हैं। इंदिरा गांधी आयुर्वेदिक माइक्रोबायोलॉजी विभाग की HOD प्रोफेसर डॉक्टर नम्रता कुमारी बताती हैं कि 13 सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग में ओमिक्रॉन फैमिली के म्यूटेशन वेरिएंट पाए गए हैं, जिनमें ओमिक्रॉन फैमिली की सिस्टर स्ट्रेन और पेरेंट वेरिएंट है। इंदिरा गांधी आयुर्वेदिक विज्ञान संस्थान के माइक्रोबायोलॉजी विभाग के साइंटिस्ट डॉक्टर अभय बताते हैं कि 13 सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग में सभी में ओमिक्रॉन की फैमिली के वेरिएंट पाए गए हैं। इसमें 4 तरह के स्ट्रेन हैं। एक पेरेंट वेरिएंट BA.2.12 पाया गया है, जबकि 5 सैंपल में BA.2 पाया गया है। वहीं 6 सैंपल में BA.2.10 पाया गया है। ये भी बिहार के लिए नया है। इस तरह BA.2.10.1 भी एक सैंपल में पाया गया है। डॉक्टर अभय का कहना है कि बिहार में मौजूदा समय में 4 वेरिएंट हैं। इसमें पेरेंट वेरिएंट BA.2.12 खतरनाक है। साइंटिस्ट डॉक्टर अभय का कहना है कि ओमिक्रॉन में कई म्यूटेशन हुआ है। म्यूटेशन के कारण ग्रोथ एडवांटेज अधिक है। दिल्ली में BA.2.12.1 स्ट्रेन मिला है, जबकि बिहार में BA.2.12 मिला है, जो दिल्ली वाले वेरिएंट से काफी खतरनाक है। बाकी के सभी ओमिक्रॉन फैमिली के सिस्टर स्ट्रेन हैं। म्यूटेशन के बाद स्ट्रेन का ग्रोथ एडवांटेज बढ़ा है, जिससे संक्रमण की दर अधिक है। दिल्ली वाले स्ट्रेन में म्यूटेशन का सबसे क्लोजेस्ट फैमिली मेंबर बिहार में मिला है, जिसमें संक्रमण दर अधिक है। हालांकि अभी इसकी बहुत स्टडी नहीं हो पाई है। इस पर शोध किया जा रहा है। न्यूज डेस्क, आर्या न्यूज।
और इसी बीच सरकारी विभाग में अधिकारियों का लापरवाह रवैया जनता को महंगा पड़ा है और एक बार फिर एक बेगुनाह के सर पर मोटा बिल फाड़ दिया गया। ये मामला है उत्तर प्रदेश के कानपुर का, जहां लोगों को बिना पानी दिए ही जलकल विभाग ने 90,000 का टैक्स भेज दिया है। इसके बाद लोगों में काफी आक्रोश भी दिखाई दिया। विस्तार से पूरा मामला देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी में भीषण गर्मी के बीच पानी की परेशानी झेल रहे कानपुर के लोगों में आक्रोश का माहौल देखने को मिल रहा है। पर कारण गर्मी नहीं, कागज का टुकड़ा है जिसने इन लोगों की परेशानी को बढ़ाया और फिर इनके गुस्से को हवा दे दी। दरअसल कानपुर दक्षिण के बाबूपुरवा में रहने वाले लोगों की मुसीबत जलकल विभाग के नोटिस ने बढ़ा दी। बता दें कि यहाँ रहने वाले हजारों लोग पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। ये परिवार 300 और 400 रुपए प्रति माह की दर से पानी खरीदकर पीने को मजबूर है। पर हैरानी की बात यह है कि यहाँ अभी तक पानी की पाइपलाइन तक नहीं बिछी है। बावजूद इसके और भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि यहाँ के लोगों को जल विभाग ने 90,000 रुपए तक जलकर और सीवर टैक्स जमा करने का नोटिस भेज दिया है। यानी खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने, या यूं कहें 90,000। क्योंकि बिना पानी की कोई सुविधा पाए ही इन लोगों के हाथ में 90,000 का नोटिस थमा दिया गया है। इससे जलकल विभाग के अधिकारियों के खिलाफ लोगों का आक्रोशित होना तो स्वाभाविक है। आपको बता दें, बाबूपुरवा की आबादी लगभग 5,000 है, लेकिन पानी की आपूर्ति के लिए यहाँ 30 साल बाद भी पाइपलाइन नहीं पड़ी है। नेता और अधिकारियों से कई बार गुहार लगाई गई, लेकिन किसी ने इन लोगों की सुनवाई नहीं की। इसके बाद यहाँ रहने वाले कुछ परिवारों ने समरसेबल पंप लगवा लिया और जो नहीं लगवा पाए उनको 300 रुपए प्रति माह लेकर पानी पीना पड़ रहा है। इस बीच गर्मी और पानी की कमी से जूझ रहे लोगों के पास जलकल विभाग से नोटिस पहुंचा। बिना जलापूर्ति लाइन पड़े ही उनके पास 17,000 से लेकर करीब 90 तक जलकल का नोटिस आ गया। तो वहीं इस मामले को लेकर जलकल विभाग दुहाई दे रहा है। विभाग के अधिकारियों की माने तो विभाग द्वारा 30 साल से यहाँ के रहने वाले लोगों से सरचार्ज की वसूली नहीं की गई थी और ये सरचार्ज एक साथ ही भेजा गया है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जब नमक वाले हाथे में लोगों को पानी ही नहीं मिल रहा तो इतना लंबा चौड़ा बिल क्यों भेजा जा रहा है? यहाँ गलती किसकी है जिसका बिल लोगों को थमाया गया है? स्पेशल रिपोर्ट, आर्या न्यूज। और इसी रिपोर्ट के साथ ही बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।